हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम एक नया सेशन आपके लिए लेकर के आएंगे रवि कुमार जी के साथ, जिसमें कि जो रवि कुमार जी हैं वो हमें जियो साइंटिस्ट के इंटरव्यू के बारे में गाइडेंस करेंगे कि आप कैसे जियो साइंटिस्ट का इंटरव्यू निकाल सकते हो, क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है वो नेशनल लेवल का, स्टेट लेवल का, उसमें पहले से आपको सिलेबस एक डिफाइन होता है, तो उसके हिसाब से आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाते हो। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि वो क्या पूछ सकते हैं, और खासतौर से इस तरह के एग्जाम में जहाँ पे जियो फिजिक्स और फिजिक्स दोनों पूछी जा रही हैं एग्जाम के अंदर, तो इंटरव्यू के अंदर भी दोनों चीजें पूछे जाने वाली हैं। अब यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हो कि जियो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया और आपने उसको स्किप कर दिया, या फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया आपने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, आपको सब कुछ एक कंबाइन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू है, यहाँ एग्जाम नहीं है कि आप चीजें स्किप कर जाओगे। तो उस सब को समझने के लिए कि उस इस तरह के जो जियो फिजिक्स जो यूपीएससी है वो ऑलरेडी एक टफेस्ट एग्जाम होता है यूपीएससी का हमारे इंडिया के अंदर, तो उस इंटरव्यू को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रहे, तो ये समझने के लिए आज हम फिर से रवि कुमार जी के साथ जुड़े हैं। तो जिनको नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ कि वो यूपीएससी में जियो साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने अपनी 22 साल की उम्र में ये अचीवमेंट हासिल किया है, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। तो वो अपनी पूरी लाइफ में जो है 38 ईयर्स की ये जॉब करने वाले हैं, तो अब सारे जो जितने मैक्सिमम प्रमोशंस हैं वो अचीव कर पाएंगे, आई होप। तो उनकी लाइफ अच्छी रहे, उनकी आने वाली लाइफ और ज्यादा अच्छी रहे, उसके लिए हमारी भगवान से शुभकामनाएं रहेंगी। तो बिना देरी किए हुए अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो को। तो रवि कुमार जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि सबसे पहले हम थैंक यू करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए आज फिर से अपना अमूल्य समय से हमें समय दिया है, उसके लिए हमारे व्यूअर्स के लिए समय दिया है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपने जो ये एग्जाम की जो स्ट्रेटजी थी अपनी, ठीक है, वो आपने हमारे व्यूअर्स को ऑलरेडी बता दी है। तो इंटरव्यू के लिए आप, चूंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो फिजिक्स है, और वहां पे शायद जियो फिजिक्स के भी क्वेश्चंस किए गए होंगे, तो आपने इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपरेशन की? क्योंकि अब जियो फिजिक्स तो इतनी बड़ी है, आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हो, और एक एग्जाम के बाद जो इंटरव्यू का टाइम होता है वो इतना कोई टाइम भी नहीं होता है आपके पास, मैक्सिमम 1 महीना 2 महीने का वो लोग टाइम देते हैं। तो उस इतने कम टाइम में आप कैसे चीजों को पढ़ें, कैसे चीजों को मतलब समझें कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है? क्योंकि एक ब्रॉड सब्जेक्ट जो कि दूसरे, जो सपोज आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हो तो जियो फिजिक्स वाले उसको 2 3 4 साल से पढ़ रहे हैं। ऐसे अगर आप जियो फिजिक्स से हो तो फिजिक्स वाले अपने बैकग्राउंड को जो है बचपन से ही पढ़ रहे हैं, मैं कहूँ तो 10th के बाद वो फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो उनसे आप कैसे कंपटीशन कर पाओगे? तो उसके बारे में आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बताइए कि आपने कैसे चीजों को पढ़ा। फिजिक्स का बैकग्राउंड मैं समझता हूँ कि आपका क्लियर होगा, लेकिन आपने जियो फिजिक्स में चीजों को कैसे पढ़ा, और किस तरह से वो लोगों से इंटरव्यू में पूछते हैं? सपोज अगर आपका जियो फिजिक्स का बैकग्राउंड है तो वो कैसे इंटरव्यू करेंगे, और आपका फिजिक्स का बैकग्राउंड है तो कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस उनके होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी कैसी होती है, पैनल किस तरह से डिजाइन किया जाता है वहां का, और इंटरव्यू में हमारा वेटेज जो होता है मार्क्स का वो कितना होता है। ये मान रहा हूँ ये काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक एक करके आप इनका आंसर देने की कोशिश कीजिए, बाकी फिर हम इसी तरह से अपनी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप बताइए कि आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहा इंटरव्यू के दौरान? तो सबसे पहले अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो पहले हम मार्क्स से स्टार्ट करते हैं, कितने मार्क्स का है। तो सबसे पहले इंटरव्यू जो होता है हमारा 200 मार्क्स का होता है। और जो इंटरव्यू पैनल है उसमें मेनली 4 से 5 मेंबर्स रहते हैं आपके, कई केसेस में 6 भी हो जाते हैं। तो उसमें जो चेयरपर्सन होता है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर या सीनियर आईपीएस ऑफिसर होगा, वो इंटरव्यू पैनल को लीड कर रहा होगा। उसके अलावा जो होंगे वो बाकी मेंबर्स हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे। प्लस में अगर कुछ केसेस स्पेशली उनको कुछ मेंबर ढूंढने होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट को रख लेते हैं। वो तो जनरली 5 से 6 मेंबर्स उस पैनल में होते हैं। पैनल को लीड एक आईएएस सीनियर आईएएस ऑफिसर या सीनियर आईपीएस ऑफिसर लीड कर रहा होता है। तो आपका जो स्टार्टिंग पार्ट होगा, स्टार्ट भी सिर्फ आईएएस ऑफिसर या जो लीडर होता है इंटरव्यू पैनल का, वो आपको वहां से स्टार्ट करता है। अब अगर हम प्लान की बात पे आए तो प्लान में जब आप इतने बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सपोज मान लिया जाता है कि आपका एटलीस्ट जिस सब्जेक्ट से आप हो या जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है
उसका आपका फंडामेंटल्स तो क्लियर है। उसके अलावा आपको थोड़ी चीजें और अपने उसको रिवाइज कर ले फंडामेंटल्स को एक बार, और अपने अपने सब्जेक्ट्स में तो आप एक्सपर्ट हो जाएं, ये एक्सपेक्टेड किया जाता है। उसके बाद जैसे कि हमारा जॉब प्रोफाइल है, मतलब हम जियो फिजिसिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमको जियो फिजिक्स का भी आना चाहिए, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो जियो फिजिसिस्ट की जॉब है, वो फिजिसिस्ट की जॉब नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि जियो फिजिसिस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या है। तो आप पहले जॉब प्रोफाइल को सर्च करेंगे, तो जॉब प्रोफाइल क्या है कि सिंपल फिजिक्स के एप्लीकेशन है, जो फिजिक्स आपने अब तक पढ़ा है उसी के आपको अप्लाइड करना है अंडर सरफेस को स्टडी करने के लिए या मिनरल्स को स्टडी करने के लिए। तो उस टाइप का जो एप्लीकेशंस है, आपको आपको फंडामेंटल फिजिक्स का पता है, तो आपको उसको अप्लाई कैसे करना है और वो सारी चीजें आपको जियो फिजिक्स के उस पे बेसिस पे देखनी है। तो उसके लिए मैंने जो पर्टिकुलरली फॉलो की थी वो 2 बुक्स हैं। जैसे आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, दिलीप सर ने अभी बताया था कि आपके 1 से 2 महीने का आपको टाइम मिलता है इंटरव्यू में। तो आपके पास 2 बहुत ही स्मॉल फंडामेंटल बुक्स हैं जियोफिजिक्स की। एक होता है फंडामेंटल्स ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम्स लॉरी, दूसरा है अप्लाइड जियोफिजिक्स बाय टेलफोर्ड। तो ये 2 बहुत ही छोटा बुक्स है जियोफिजिक्स का, जहां से आपको पूरा जियोफिजिक्स का फंडामेंटल आपको पता चल जाएगा और आप इजीली विद इन 1 मंथ इसको कंप्लीट कर पाओगे। लैंग्वेज भी काफी अच्छा रखा हुआ है, मतलब इजी रखा हुआ है, तो समझने में भी कोई इशू नहीं है। और जियो फिजिक्स वालों के लिए तो एडवांटेज रहता है कि उनका सब्जेक्ट ही जियो फिजिक्स है, तो वो काफी पहले से ही वो सारी चीजें पढ़ के आ रहे होते हैं। तो एक तो ये हो गया। उसके अलावा अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे फिजिक्स बैकग्राउंड से क्वेश्चन है, और जियो फिजिक्स से जो बैकग्राउंड के क्वेश्चन है वो रेशियो होता है 10:90 का। मीन्स कि आपका अगर 10 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाएंगे तो 90 क्वेश्चन जियो फिजिक्स के पूछे जाएंगे। बट ओवरऑल अगर हम कहें तो फंडामेंटल्स क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और इसका मैं एक रीजन बताता हूँ फंडामेंटल क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। क्योंकि जियो फिजिक्स का जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो पैनल ये मान के चलता है कि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है और मेंस भी आपने क्लियर किया है। तो अब ये आपके सब्जेक्ट की नॉलेज उतना टेस्ट नहीं हो रहा है, अब हो रहा है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। आपको सिचुएशन देंगे, आपको थोड़ा सिचुएशन दे के आपको आपका एटीट्यूड क्या रहता है सिचुएशन के लिए, आप किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, मतलब या आपको कोई अननोन प्लेस पे भेज दिया जाता है तो आप सबसे पहले वहाँ पे कौन सा टेस्ट करोगे एज ए जियो फिजिसिस्ट। तो इस टाइप की जो सिचुएशंस हैं उन सबको, मतलब जनरल है, जब आप फंडामेंटल पढ़ोगे जियो फिजिक्स का तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी आपको क्या करना है। तो आपका ओवरऑल जो होता है पर्सनालिटी टेस्ट होता है, मतलब वो आपके बारे में आपकी जो एटीट्यूड है, आप किस तरह के पर्सन हो, उस सबको स्टडी किया जाता है। प्लस में आपका थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज स्टडी किया जाता है। पर मेजर फोकस जो होता है आपके पर्सनैलिटी पे होता है कि आप किस टाइप के पर्सन है और उस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। ओके रवि कुमार जी, आपने काफी अच्छे से यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो जैसा कि आपने बताया कि 90% जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे जियो फिजिक्स बैकग्राउंड से पूछे जाते हैं, और जो 10% क्वेश्चंस ही जो हैं वो अपने फिजिक्स के सिंपल बेसिक्स से लिए जाते हैं। तो मैं ये भी मान सकता हूँ कि हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं जियो फिजिक्स वाले ही अपने बेसिक्स में पढ़ लेते हो। तो अगर हम मोटा मोटा समझे तो लगभग 100% क्वेश्चन यहाँ पे जियो फिजिक्स से ही इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि जियो फिजिक्स से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो वो लोग भी पहले फिजिक्स के बेसिक्स पढ़कर ही आए। तो मैं अपने व्यूवर्स से यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि अभी रवि कुमार जी ने 2 बुक्स यहाँ पर बताई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो एक बार फिर से आप उन दोनों बुक्स का को रिकॉल कर सकें वो चीजें। 2 बुक्स थी, एक वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल ऑफ जियो फिजिक्स है, वो उनको विलियम लॉरी सर ने लिखा है। दूसरा है अप्लाइड जियो फिजिक्स बाय टेलफोर्ड। तो ये जो 2 बुक हैं, अगर आपका जियो फिजिक्स बैकग्राउंड है तो आपको पहले से ही पता होगा ये आपके लिए फंडामेंटल बुक्स हैं। अगर फिजिक्स वाले हैं तब भी ये 2 बुक्स को यूज करके, काफी छोटे बुक्स हैं और आपको सिर्फ फंडामेंटल नॉलेज देते हैं। तो अगर ये 2 बुक तो आपको अच्छे से क्लियर आप पढ़ लेते हैं तो आपका इंटरव्यू, मतलब आप मोस्टली चीजों से अवेयर हो जाते हैं कि जियो फिजिक्स में कौन सी चीजें हैं और कैसे काम हो रहा है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है। तो मैं अपने व्यूवर से कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो दोनों बुक्स जो आपको बताई हैं, अगर आप एग्जाम क्रैक कर पाते हो तो उसके बाद आप ये दोनों बुक्स पढ़ें। तो ये दोनों बुक्स पढ़ के, जैसा कि रवि जी ने बताया, आपके जो फंडामेंटल्स हैं जियो फिजिक्स रिलेटेड वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और अब चूंकि वो ये इंटरव्यू निकाल चुके हैं तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो आप अगर पहले सबसे पहले आपका मेरा कहना ये होगा, सबसे पहले आप जो अपने एग्जाम पे फोकस करें। अगर एग्जाम क्लियर कर पाते हैं तो उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए इन दोनों बुक्स को देखें। ठीक है।
तो रवि जी, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि ये जो दोनों बुक्स आपने यहाँ पे बताई हैं, क्या इनके जो फंडामेंटल्स हैं, क्या हमें ये एग्जाम में भी मदद कर सकते हैं? क्योंकि एग्जाम में भी फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्री में भी पूछे जाएंगे और मेंस में भी पूछे जाएंगे। तो अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं इन बुक्स को स्टार्टिंग से ही पढ़ें, तो क्या उनमें जो नॉलेज दी गई है उन दोनों बुक्स के अंदर, क्या वो हमारे कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या उस क्वेश्चन से 20 से 25 या 30% क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगी वो बुक्स? हाँ, तो इसका आंसर ये है कि अगर आप प्रीलिम्स स्टेज के लिए सपोज करो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको मोस्टली फोकस करना है विलियम्स लोरी पे। वो ऑब्जेक्टिव टाइप या बेसिक जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, फंडामेंटल बैकग्राउंड है, उसको कवर करता है। विलियम्स लोरी वाला जो बुक है, फंडामेंटल ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम्स लोरी, तो ये आपको प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आपको जियोफिजिक्स वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना है। तो जैसे मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप ट्राई करें कि दूसरे सब्जेक्ट से भी कुछ कवर करें। तो आपको जियोफिजिक्स के लिए विलियम्स लोरी को यूज करें प्रिलिमिनरी स्टेज में, और थोड़ा सा फंडामेंटल का स्टार्टिंग के 2 चैप्टर आप टेलफोर्ड के यूज कर सकते हैं। पर मेन जो एग्जाम है आपका, जो मेन स्टेज है, उसमें आपको विलियम्स लोरी के साथ साथ टेलफोर्ड को भी अच्छा यूज करना पड़ेगा, मतलब उसके सारे चैप्टर्स आपको करने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 50% सिलेबस होता है जियो फिजिक्स का, 50% होता है फिजिक्स का। अगर आप इन दोनों बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप जियो फिजिक्स का भी 30% अराउंड अटेम्प्ट कर पाओगे, तो ओवरऑल आप 80% अटेम्प्ट कर पाते हैं अगर आप पर्टिकुलरली ये दोनों बुक को अच्छे से क्लियर कर लेते हो। हाँ, दोनों अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो आप एटलीस्ट 70 to 80% अटेम्प्ट कर पाते हैं मेंस एग्जाम में। और आपको सेम ही बुक्स फॉलो करने हैं इंटरव्यू के लिए। ओके। तो रवि कुमार जी, आपने काफी अच्छी नॉलेज यहाँ पे दी है। तो आई थिंक ये जो जितना भी इन्होंने अभी बताया है, ये हमारे व्यूवर्स को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट अगर रह जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। रवि कुमार जी को पर्सनल ईमेल लेने के लिए आप मुझे, जो चैनल पे पर्सनल ईमेल दी गई है उस पे भी मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। तो मैं वहां आपको पर्सनली रवि कुमार जी की ईमेल प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उनसे पर्सनली ईमेल से भी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है? अगर आपका कोई लंबा कोई डाउट है या पर्सनली आप उनसे बात करना चाहते हो, तो आप ईमेल करके उनसे कांटेक्ट नंबर वगैरह के लिए पूछ सकते हैं। तो अगर उनके पास टाइम होगा, वो फ्री होंगे, तो जरूर की जरूर आपकी हेल्प करने के लिए, आपको जैसा भी उनको सुटेबल लगेगा वो आपको रिप्लाई वहां पे करेंगे। ठीक है? तो अच्छा रवि कुमार जी, मैं एक चीज और यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप तो आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहे थे अभी, ठीक है, और आप अभी जॉब में जा रहे हो, तो मेरा ये पूछना है थोड़ा सा, जो कि जैसे जो हमारे नॉर्थ साइड के जो लोग बाग होते हैं, वो अपनी जो एजुकेशन लेते हैं वो थोड़ा हिंदी बैकग्राउंड में लेते हैं। ठीक है? उनकी जो लैंग्वेज होती है एजुकेशन की, वो हिंदी में होती है। जैसा कि मैंने सुना है कि आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में जो कॉलेजेस वगैरह हैं, डिग्री कॉलेजेस वगैरह, वो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस सभी में मतलब हिंदी मीडियम में ही आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कराई जाती है। उसके बाद मास्टर्स में हम इंग्लिश में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं अभी ये पूछना चाहूंगा कि अभी ये जो जियो फिजिक्स का जो आपने एग्जाम इंटरव्यू जो आपने दिया है, आप चूंकि आपका जो मास्टर्स है वो आईआईटी दिल्ली से है, तो आपने इंग्लिश में ही दिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये, मेरा ये थोड़ा सा डाउट है, और हो सकता है व्यूवर्स का भी हो, कुछ लोग बार बार कमेंट भी करते हैं, तो मेरा ये डाउट थोड़ा आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि क्या वो अपना ये इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, या ये इंग्लिश में ही देना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी में आईएएस का भी इंटरव्यू होता है, वो आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे देखा जाए तो आप पेपर हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर आप केवल इंग्लिश में ही दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंटरव्यू के लिए, तो क्या यूपीएससी का इंटरव्यू जियो फिजिक्स के लिए हम हिंदी में दे सकते हैं या नहीं? इसका जो पर्टिकुलरली रहता है कि यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन होता नहीं है। अगर आप स्पेशली रिक्वेस्ट करके अगर वहाँ पे ट्राई कर कर सकते हैं इंटरव्यू पैनल के लिए कि सर मैं मोर कंफर्टेबल हूँ, जो भी आपकी खुद की लैंग्वेज है, हिंदी हो या जो भी हो, तो अगर इंटरव्यू पैनल उसके लिए एग्री करता है तो फिर आप उसको दे सकते हैं। बाकी जो कंपलसरी है वो उस लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रखा गया है। क्योंकि जैसे आपने आईएएस का बताया था, तो वहाँ पे हमें पेपर राइटिंग का ऑप्शन भी मिलता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में उसी को पेपर राइटिंग कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो पेपर राइटिंग के लिए भी जो रखा गया है वो सिर्फ इंग्लिश को रखा गया है।
तो आप को पास ऑप्शंस नहीं है लैंग्वेज चूज करने का, फिर भी अगर बट सिचुएशन ये होता है कि जैसे आप इंटरव्यू में आपको 100% इंग्लिश तो नहीं आ रहा होता है, तो अगर नहीं आ रहा है तो आप बीच में अपनी लैंग्वेज में जा सकते हैं। तो अगर इंटरव्यू पैनल इंटरप्ट करता है तो आप उसको उस टाइम पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा जो बैकग्राउंड है मतलब इतना ज्यादा इंग्लिश का नहीं रहा है शुरू से, तो आप थोड़ा रिक्वेस्ट करके वो आपकी मतलब उसको कंटिन्यू कर देंगे। तो थोड़ा इंग्लिश हिंदी चलेगा, पर आप ऐसा नहीं है कि प्योरली हिंदी में आप इंटरव्यू दे पाएंगे। तो आप ट्राई करें इन चीज़ों को इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, उसके बाद आप अगर थोड़ा कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपनी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आप मतलब स्विच करने से पहले आप रिक्वेस्ट कर लें, ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो आपका इंटरव्यू पैनल आपको अलाउ करता है तो वो बेटर है, और नहीं हो रहा है तब भी आप ट्राई करें कि इंग्लिश में ही दें। और नहीं तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपनी लैंग्वेज में आ ही जाता है, तो उस वो मतलब एक मिस्टेक नहीं है, वो फ्लो में आ जाता है। तो पर अब जो मेनली जो इंटरव्यू होगा वो आपका इंग्लिश में ही होता है। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर कोई सेंटेंस वहां पर नहीं समझा पा रहे हैं, आप उसकी इंग्लिश नहीं बना पा रहे हैं, और आपको लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी लैंग्वेज में ज्यादा अच्छे से शायद समझा पाओगे, तो आप उस टाइम पे 1-2 मिनट के लिए, 1-2 सेंटेंसेस के लिए अपनी लैंग्वेज में स्विच करते हैं। तो ठीक है, ये भी ठीक ही है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि आईएएस वगैरह के लिए आप हिंदी में अपना इंटरव्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि पेपर राइटिंग के लिए ऑप्शन नहीं होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद इंटरव्यू के लिए भी वो लोग नहीं अलाउ करते होंगे। लेकिन ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो सभी हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जो भी इंटरव्यू पैनल में होते हैं, और वो उनको केवल कॉन्सेप्ट से मतलब है, लैंग्वेज से इतना नहीं। लेकिन फिर भी हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में रहें तो ज्यादा वो प्रेफर करेंगे उस चीज को। ओके, तो रवि कुमार जी, आपने बहुत अच्छे से चीजें वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वैल्यूएबल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला। तो मैं एक और चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप जब पीएचडी वगैरह के इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो स्टार्ट करते हैं वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज कंडक्टर क्या है, ऐसा ही पहला क्वेश्चन कर लिया, या सेमी कंडक्टर क्या है, ऐसा ही पहला क्वेश्चन कर लिया। मतलब पहला क्वेश्चन, या मेटल क्या है, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और फिर वो एकदम हाई लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, वो मतलब जो हाईएस्ट फिजिक्स है वहां पे पहुंच जाते हैं। तो क्या ऐसा इस इंटरव्यू के दौरान भी होता है कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स का लेवल बढ़ाते जाते हैं, या वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स में ही घूमते रहते हैं? और दूसरे एक जो क्वेश्चन है मेरा ये भी है कि पीएचडी इंटरव्यूज कई बार 1-1 घंटे के लिए भी चले जाते हैं, 1-1 घंटे तक भी इंटरव्यू होता रहता है। तो क्या जियोफिजिसिस्ट में इंटरव्यू का टाइमिंग रहता है 15 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का? एक एवरेज टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अपना भी टाइम थोड़ा नोटिस किया होगा, और आपके जो कंपटीटर आए होंगे आपके इंटरव्यू के दौरान, उनका भी आपने इंटरव्यू का टाइम थोड़ा नोटिस किया होगा। तो कितने टाइम तक एक जियोफिजिसिस्ट का जो इंटरव्यू है वो लगभग चलता है? और दूसरी एक चीज कि जो मैंने आपसे पूछा कि वहां पे क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का होता है, क्या सारे क्वेश्चंस बेसिक्स क्वेश्चंस ही होते हैं, या वो अपना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं आपके आंसर्स के साथ? तो इसके लिए बेसिकली जो मैं मतलब इसको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जैसे आपके जो इंटरव्यू पैनल में है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 मेंबर होते हैं। अब जैसे एंटर करते हो इंटरव्यू रूम के लिए, तो आपको सबसे पहले कंफर्टेबल फील कराने के लिए, क्योंकि हमारा जो नर्वसनेस होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है जब हम इंटरव्यू पैनल के सामने जा रहे होते हैं। तो आपको जो चेयरपर्सन होता है या इंटरव्यू बोर्ड का जो लीडर होता है, आईपीएस ऑफिसर जो होता है या सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो आपको पहले कंफर्टेबल फील कराता है। तो वो बेसिकली आपके बारे में पूछेगा कि आप कहाँ से हैं, आपने एजुकेशन कहाँ से किया है, और वो मतलब आपके फैमिली में कौन कौन है, फैमिली का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप आपके हॉबीज क्या क्या है। तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो ये 5 मिनट का राउंड चलता है, 3 से 5 मिनट के बीच का राउंड आपका ये कंफर्टेबल में आपको लाने के ट्राई करते हैं। जब उनको लगता है कि अब स्टूडेंट कंफर्टेबल जोन में आ चुका है, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर तो इसमें मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो मतलब जो लीडर है, जो चेयरपर्सन है इंटरव्यू बोर्ड का, पैनल का, वो आपको आपसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। लाइक मेरे पास जो इंस्पायर फेलोशिप था, तो उन्होंने मेरे से स्टार्ट किया था इंस्पायर फेलोशिप क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसको बाद उसका क्या एडवांटेज है, ये सब क्वेश्चन करके
उसके बाद उसी से रिलेटेड वो नोबेल प्राइज पे चले गए थे फिजिक्स के। तो वो तो हो गया था कंफर्टेबल वाला वहां का। अगर हम अब आपके सब्जेक्ट की नॉलेज पे आए, सब्जेक्ट की नॉलेज पे वो आपसे सिंपल पूछेंगे कि आप पहले सपोज करो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप जैसे उनको पता होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आप फिजिक्स से आ रहे हो तो वो आपसे पूछ लेंगे कि आप इस जॉब में क्यों आए, ये एक वो रहता है। उसके बाद अगर आपसे वो सीधा पूछते हैं कि कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब जियोफिजिसिस्ट का काम क्या होता है, तो आप सिंपल मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो तो जियोफिजिसिस्ट का काम क्या है वो आपको बताना है। फिर आप बताओगे कि सब सरफेस करेक्टराइजेशन है, तो और फिर वो आपसे पूछेंगे कि सब सरफेस करेक्टराइजेशन क्या क्या होती है। तो इस तरह से मतलब आप वो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं कि आपकी जॉब कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद आपने सब सरफेस करेक्टराइजेशन बताया, फिर आप 4-5 टेक्निक्स का नाम बताओगे, जैसे सेस्मोलॉजी बताओगे, आप रेडियो एक्टिविटी का कुछ बताओगे, उसके बाद आप मैग्नेटोमेट्री बताओगे कि मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग के लिए हम वो यूज करते हैं। तो आपको उसके बाद आपने ये बताया, उसके बाद वो आप उनमें से एक कोई टॉपिक उठा लेंगे कि आप जैसे रेडियोमेट्रिक उठा लिया, या फिर आपका सेस्मिक वेव्स का उठा लिया, या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड का उठा लिया। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड में अंदर चले गए, तो आप उसके कुछ आंसर करोगे। जैसे मेरे साथ हुआ था कि उन्होंने पहले मैग्नेटिक फील्ड उठाया, मैग्नेटिक फील्ड उठाने के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड सेंस कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंस कैसे करते हैं। आपने सब सेंसिंग का वर्किंग बताया, तो उसको बताया, उसके बाद वो पूछते हैं कि ऐसे क्यों नहीं कर सकते दूसरे तरीके से, ये क्यों बेटर है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो वही जैसे आपने कहा था कि पहले हम जैसे फिजिक्स के इंटरव्यूज में करते हैं कि नॉर्मली फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू का जो लेवल है वो अप साइड में जाता है। सेम ही यहाँ पे होता है कि वो स्टार्टिंग में तो आपको कंफर्टेबल से स्टार्ट करते हैं, आपके कंफर्टेबल जोन से, तो एकदम बेसिक जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो ऊपर जाते जाते हैं, मतलब लेवल अपना इंक्रीज करते जाते हैं। और वो लेवल वो जब तक इंक्रीज करते जाते हैं जब तक उनको नहीं लगता कि ये जो सामने वाला कैंडिडेट है उसकी लिमिट है, तो वो वहां तक उसको इंक्रीज करेंगे। और अगर हम इंटरव्यू के ड्यूरेशन की बात करें या इंटरव्यू की जो टाइम पीरियड है उसकी बात करें, तो जनरली जो होता है वो 25 से 30 मिनट के आसपास का इंटरव्यू चलता है यूपीएससी का, जो ये फिजिसिस्ट के लिए है। पर जनरली जैसे मेरा वाला केस था तो उसमें जो मैंने नोटिस किया था कि इंटरव्यू है वो अराउंड 40 मिनट चला गया था, क्योंकि वो जो डिस्कशन था वो काफी ज्यादा लंबा हो गया था। तो उस केस में मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको वो 25 to 30 मिनट में फ्री कर ही देंगे। तो मिनिमम टाइम है वो अराउंड आपका 25 मिनट के आसपास रहता है, उसके बाद वो कितना भी लंबा चला जाता है, मतलब 40 मिनट चला जाए, 45 मिनट चला जाए, तो जनरली 25 to 30 होता है। पर वो कई बार लंबा इंटरव्यू भी चला जाता है, वो सामने वाले कैंडिडेट और जो इंटरव्यू पैनल है वो दोनों के बीच में कितना अंडरस्टैंडिंग हो पा रहा है, या फिर दोनों का मतलब कैसे इंटरव्यू जा रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर आपका इंटरव्यू खराब जा रहा है तो जल्दी फ्री कर देते हैं, और अगर आप वो इंटरेस्टेड है आपकी चीजों को लेके जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप फिर इंटरव्यू आपका लंबा चला जाता है। ओके, तो इट मीन्स अगर आप चीजें बताते जा रहे हो, अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा लंबा गया है तो हम थोड़ी उम्मीद लगा सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ गए हैं, है ना? यस, मतलब तो अगर आपका चलिए, अच्छा। नॉर्मल टाइम पीरियड से ज्यादा आपका टाइम पीरियड जा रहा है तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ती जा रही है एक तरह से, क्योंकि इंटरव्यू पैनल आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो आपको और टेस्ट करना चाह रहा है कि आपके के अंदर डेप्थ कितनी है, कि आपकी जो नॉलेज की डेप्थ है वो कितनी है, तो वो इसलिए वो लंबा जा रहा है इंटरव्यू। नहीं तो जनरली वो 25 to 30 मिनट में स्टूडेंट को फ्री कर देते हैं। तो रवि कुमार जी, आपने यहाँ पे काफी अच्छे से चीजों को भी एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफी कुछ यहाँ पे उनको सीखने को मिला होगा। मैं अपने व्यूअर्स के साथ यहाँ पे एक जो बात है वो शेयर करना चाह रहा हूँ, एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो यूपीएससी है वो अपना कैलेंडर ऑलरेडी पहले ही, एक साल पहले ही डिक्लेयर कर देता है कि अगले साल हम ऐसे 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 हमारे जो एग्जाम्स का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा। ठीक है, शेड्यूल वो एक डिक्लेयर कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, जियो फिजिक्स की में है या जियो साइंटिस्ट की में है, तो आपका जो ये नोटिफिकेशन है वो आने वाला है 22 सितंबर को। तो 22 सितंबर से आपके जो फॉर्म है वो भरे जाने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, तो जैसा कि रवि कुमार जी ने बताया है, जैसा कि आपने इन्होंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें बताई थी, और अभी इन्होंने आपको इंटरव्यू के बारे में बता दिया है। तो आप एक एग्जाम का एक क्लियर विजन लेकर के चलें, एक क्लियर एम लेकर के चलें, और डेली 10 से 12 घंटे की स्टडी दें। तो ये मैं आपको बोलता हूँ कि आप जरूर की जरूर मतलब ये जॉब में सिलेक्ट हो पाएंगे।
ठीक है। अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको आज से ही आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि ठीक है नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है फिर एग्जाम आएगा, ठीक है फिर पढ़ाई करेंगे। यूपीएससी पहले से चीजें क्लियर करके रखता है कि उस दिन नोटिफिकेशन आएगा, उस दिन एग्जाम होगा, उस दिन प्री होगा, उस दिन फाइनल होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो आपको चीजें पहले से पता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो वो भी आपके यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएंगे। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। बुक्स आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, रवि कुमार जी ने बता दिए हैं। और उसके बाद भी अगर आपको नो और चीजें इनसे पूछने, कोई आपके डाउट्स रह गए हैं, तो उस सब के लिए भी आप इनको पर्सनल ईमेल कर सकते हैं। देखिए, अभी मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे इनकी ईमेल या पर्सनल नंबर ना पूछें, क्योंकि वो डालने के बाद वो बिल्कुल पब्लिकली हो जाता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स जो है हर कोई एक्सेस कर सकता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इनकी कोई पर्सनल ईमेल या कोई आपको इनके पर्सनल नंबर चाहिए तो आप हमें पर्सनल, हमारे जो चैनल का ईमेल है उस पे ईमेल कर सकते हैं, या मैंने वहां पे अपने नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे सीधा कॉल कर सकते हैं। मैं फ्री रहूंगा, आपको जरूर की जरूर कॉल अटेंड करूंगा। अगर नहीं रहूंगा तो मैं ट्राई करूंगा आपको कॉल बैक करने के लिए। ठीक है। तो आप, मैं प्रेफर करूंगा अगर आप हमें ईमेल करें, तो वहां पे मैं आपको पर्सनली रवि कुमार जी की ईमेल प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आप उनको पर्सनल ईमेल लिख करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमारा भी एक जो वैल्यूएबल टाइम है वो लगता है। आप सभी को पता ही है कि मैं भी यहाँ आईएससी से पीएचडी कर रहा हूँ, तो आजकल पेपर राइटिंग वगैरह में बिजी रहता हूँ, जिसके वजह से आपके लिए प्रॉपर टाइम पे वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, जिसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई फ्रेंड वगैरह इस तरह की किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उससे भी ये सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। और मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे रही हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एक लॉन्ग विजन लेकर के अभी से अपनी धीरे धीरे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि जैसे कि रवि कुमार जी ने अपनी 22 एज में ही इस जॉब को हासिल किया, आप भी उसको हासिल कर पाए। क्योंकि देखिए, अगर सेम चीज आपको 26 साल में, 30 साल में, 28 साल में मिले और सेम जॉब आपको 22 साल में मिले, तो उससे अच्छा क्या ही होगा। ठीक है। अगर आप जल्दी जॉब ले पाते हो तो आपके प्रमोशंस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, लास्ट में आप बहुत हाई लेवल तक जो है जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो हमने चाहा कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं, तो हमने आपको इस वीडियो के दौरान बताने की कोशिश करी। मैं एक बार फिर से रवि कुमार जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। उनको इतनी अच्छी जॉब यहाँ पे मिली है, भगवान करे कि उनकी लाइफ में उनको बहुत बहुत ऊंचाइयां नसीब हो, वो बहुत ऊंचे तक जाएं, बहुत ऊंचा उनको जो है मुकाम हासिल हो। और इसके साथ साथ मैं उनको थैंक यू भी बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अपने वैल्यूएबल टाइम से हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और उनको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को यूजफुल होगी। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल का योगदान करना चाहते हैं, इस इंफॉर्मेशन का थैंक्स करना चाहते हैं, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, कंटिन्यू हमारे व्यूअर रह सकते हैं। हम आपको इसी तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं हमारे चैनल के दौरान। तो रवि कुमार जी, लास्ट में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को एक ऐसा कुछ मोटिवेशन अगर देना चाहते हैं कि आपने इतने कम टाइम में, इतने कम उम्र में इतनी अच्छी जॉब अचीव की है, तो आप हमारे व्यूवर्स को लास्ट में एक मोटिवेशन के रूप में कुछ बताइए, जिससे कि वो इस जॉब के लिए थोड़ा तत्पर रहें, थोड़ा जागरूक हों और अच्छे से मेहनत करें और अपनी जो लैंग्वेज वगैरह है उसको एक बैरियर ना बना के रखें। तो उसके लिए आप प्लीज लास्ट में हमारे व्यूवर्स को कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ बताइए। सो अगर हम इस पर्टिकुलरली इस जॉब के लिए अगर देखें तो इस जॉब का जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल जो है फर्स्ट ग्रेड जॉब का है। तो आपको क्या करना है कि ये आपके लिए दोनों फील्ड प्रोवाइड करता है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो ये आपके लिए एज ए टूरिस्ट, अगर आप एज ए ट्रेवलर, अगर आपका है ट्रेवलिंग का आपको शौक रहता है, तो आपको ऑल ओवर इंडिया को आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। उसके अलावा ये आपको टीचिंग प्लस में जो आपका साइंटिफिक रिसर्च है उसको साथ साथ करने का आपको वो देता है। और इसके अलावा जो एक आपकी जो लिमिटेशंस है वो एक पर्टिकुलर एक लेबोरेटरी के अंदर नहीं रह जाता, आपका पूरा अर्थ एक लेबोरेटरी बन जाता है। तो आपको आपको पूरा अर्थ को एक्सप्लोर करने का एक तरह से मौका मिल रहा है, और आप एक छोटे से रूम में या छोटे से लेबोरेटरी में सिमट के नहीं रह जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है इस जॉब का। तो आपको अगर इस जॉब के लिए पर्टिकुलरली जाना है तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी होगी। पहले, सबसे पहले आपको आपकी लैंग्वेज तो मैटर करती नहीं है,
तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, साथ में थोड़ा थोड़ा सीखें, और बाद में जाके अगर कहीं लैंग्वेज की समस्या आती है तो आप इंटरव्यू पैनल को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे इसमें जनरली लोग ये सोचते हैं कि मेरा फिजिक्स बैकग्राउंड है और जो फिजिक्स जियो फिजिक्स वालों का है, तो इस केस में आपको दोबारा अपने आप को बैक करके चलना है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं जियो फिजिक्स वाले स्टूडेंट से बेटर कैंडिडेट हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जियो फिजिक्स वाले कैंडिडेट इस जॉब के लिए बेटर कैंडिडेट हैं, हम उनसे ज्यादा बेटर कैंडिडेट हैं। ये आपको वहां पे प्रूफ करना है। तो उसके लिए आप जब इस सब के लिए आपको अपने आप को बैक करना पड़ेगा, तो आप अपने आप को बैक करें। और तो ये सबसे ज्यादा एडवांटेज है कि आप अपने आप को बैक करके चले। तो आज के लिए हम यहीं पे अभी ये डिस्कशन स्टॉप कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी रह जाता है तो आप उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम बाद में आपकी क्वेरी को रेस्पॉन्ड कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।